नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे देश की एकता, अखंडता, शांति, समृद्धि और राष्ट्रीयता को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाटने जा रही है और चाट रही पीएफआई की। वो पीएफआई जो प्रधानमंत्री मोदी को मारने की सुपारी देता है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कस्में खाता है, उसके लिए ना सिर्फ योजनाएं तैयार करता है बल्कि उस पर अमल करने के लिए लगातार काम भी करता रहता है। विदेशों से हवाला के जरिए पैसे लाता है, उन पैसों से देश के मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देता है, उन्हें सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में गलत जानकारी देकर देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ भड़काता है। मुस्लिम युवाओं का माइंड वॉश कर उन्हें आईएसआई और लश्कर तैयबा और अलकायदा में शामिल करने के लिए उसे प्रेरित करता है, उन्हें मानव बम बनाकर अपने नापाक मकसद के लिए उसका इस्तेमाल करता है। पीएफआई के खतरों और उसके खतरनाक इरादों का खुलासा हो चुका है। एनआईए और ईडी ने पीएफआई के सत्यानाश की स्क्रिप्ट जो है वो लिख दी है। पिछले एक सप्ताह से देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आतंक के उन ठिकानों से जो दस्तावेज और संपर्क के निशान मिले हैं वो बताते हैं कि पीएफआई के इरादे कितने खतरनाक हैं। पीएफआई पूरे देश में एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर रहा है। केरल, बंगाल, बिहार और कश्मीर में यह संगठन करीब करीब अपना पैरेलल सिस्टम खड़ा कर चुका है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी और उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेने भर से यह खतरा खत्म हो जाएगा। क्या पीएफआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं से ज्यादा खतरनाक सिस्टम में बैठे उनके समर्थक और उनको समर्थन देने वाले नेताओं और अधिकारियों से देश को खतरा नहीं है? पीएफआई के प्लान 2047 को रोकने के लिए सरकार ने क्या काउंटर प्लान बनाया है, इस पे भी चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या भारत इस्लामिक आतंकियों के निशाने पर है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पहले उन प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका हम परिचय कराएंगे और परिचय कराने के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और जो सवाल हमने उठाए हैं उन सवालों पर अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे उनकी राय जानेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं जो प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले पीएल पुनिया ने क्या कहा उनको सुनते हैं, उसके बाद जो टैनी है जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनसे बात उनकी प्रतिक्रिया आई है वो भी, और उसके बाद शिवानंद तिवारी हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सुनेंगे। एक बार तीनों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, पीएफआई के ठिकानों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर आज पुनः एनआईए की छापेमारी चल रही है और इससे पहले एक हफ्ता भर पहले भी 103 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 75 जगह पर छापे मारे गए थे और 15 राज्यों में इस तरह से जो पहले गिरफ्तारी हुई थी छापेमारी के दौरान में, उनसे पूछताछ के क्रम में आगे क्या कार्रवाई की जानी है, कुछ और सुराग मिले होंगे और कुछ सूत्रों के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई थी उनके माध्यम से जानकारी हुई होगी और उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। और ये कहना कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में नहीं कहा जा सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को निशाना बनाने के फिराक में थे और माहौल ख़राब करने के। ये हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि हर तरह का कम्युनलिज्म वो उसके हम खिलाफ हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। ये कहना तो आपको चाहिए, हम लोग तो देख ही रहे पीएफआई जो संस्था है उसके विरुद्ध जो संदेहजनक हम लोगों को जानकारियां आई हैं, आप लोगों के अखबार और मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे इनपुट मिले होंगे जिसके आधार पर एनआईए जांच कर रही है और जांच के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ छापेमारी हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पर लिया गया था, उनसे भी जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर भी जो विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई है वो मैंने कहा ना मैंने आपसे कहा जब जांच हो रही होती है तो एक सस्टेनेबल काम होता है, सतत ये प्रक्रिया है। अब इसमें जांच में जो जो आता जाएगा उस हिसाब से गिरफ्तारियां और छापे होंगे। स्वाभाविक है, जो लोग इस देश में अमन चैन नहीं चाहते, देश का विकास नहीं चाहते हैं, देश के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको देश का बढ़ता हुआ कद अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। देखिए, जिस ढंग से इनके यहाँ छापामारी हुई, छापामारी के बाद इन लोगों ने बंद का जो आयोजन किया
और बंद के आयोजन में जिस ढंग से माने हिंसा का प्रदर्शन हुआ वो घोर निंदनीय है। आश्चर्य इस बात का है कि जो दावा कर रही है पीएफआई को लेकर के एनआईए या भारत सरकार या गृह मंत्रालय, उसको अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया, ये आश्चर्य की बात है। और एक बात साफ है कि देश के अंदर घृणा और नफरत, हेट फैलाने वाली जो जमातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं और हर धर्म में वो बढ़ती जा रही हैं, इन सब पर जो है सख्ती के साथ जो है अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो देश की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो जिस तरीके से पीएफआई सक्रिय है और जिस तरीके से उनके मंसूबे हैं, नापाक मंसूबे, यदि इनके मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनते देर नहीं लगेगी। और 2047 का जो प्लान है, जो पीएफआई के फुलवारी शरीफ वाले ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एनआईए ने गिरफ्तार किया था और एनआईए ने जो दस्तावेज जब्त किए थे, उन दस्तावेजों के बाद ही ये सारी छापेमारी हो रही है और लगातार अभी आगे भी और एक एक आतंकियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे किया जाएगा। और क्या था इनका मंसूबा, क्या इनको गिरफ्तार कर लेने भर से ये समस्या टल जाएगी या समस्या खत्म हो जाएगी, चर्चा करेंगे इस पे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। फरत अली खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, श्रवण पांडे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ विशेष रूप से इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे और बताएंगे कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं और इसके खतरे क्या हैं, इन खतरों को कानूनन किस तरीके से रोका जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। सभी हमारे जितने मेहमान हैं, सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं फरत साहब से करना चाहूँगा। फरत, सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत। और फरत अली खान साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पीएफआई के मंसूबों के बारे में जो एनआईए है उसको और ईडी को पहले से पता थी, जो गिरफ्तारियां हुई, उस गिरफ्तारियों के बाद जो पूछताछ के दौरान जो टिप्स मिले, उन टिप्स के आधार पर आगे भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक जो बात जो सबके सामने समझ में नहीं आ रही कि क्या पीएफआई के ठिकानों पे छापेमारी के बाद उनके कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता, इनकी गिरफ्तारी कर लेने भर से क्या आपको लगता है कि ये खतरा टल जाएगा, या सिस्टम में बैठे जो उनके समर्थक हैं, उनके जो सिंपैथाइजर हैं, जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और जिसकी बदौलत जो है ये संगठन इतना बड़ा खड़ा हो गया और इस तरीके से अपना नेटवर्क पूरे देश में फैलाने में कामयाब रहा, क्या आपको लगता है कि उस पर कार्रवाई और उसकी पहचान ज्यादा जरूरी है? देखिए मुकेश जी, मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा जी, क्योंकि सच जो होता है वो कड़वा होता है। और सबसे पहले मैं आपका वो जवाब दे दूं जो आखिर में आपने कहा कि उनके आका क्या खुश होंगे। मैं समझता हूं कि जब तक मुसलमान को और इन जैसे आतंकवादियों को लोग अपना वोटर मानते रहेंगे तो लाजमी सी बात है कि जो है वो ऐसी गतिविधियां नहीं रुकेंगी। पीएफआई का हमने खुल्लम खुल्ला विरोध किया है। मैं विरोध करता हूं, आज भी विरोध करता हूं कि पीएफआई इस्लामिक जो है वो गतिविधियां नहीं अपना रही है, वो शैतानी गतिविधियां अपना रही है, जिससे वो हिंदुस्तान में उस शैतानियत को जन्म देना चाहती है जिसका इंतजार हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं। ये एक शय है। उनको फंडिंग भी ऐसे देशों से होती है कि अपने शांति प्रिय जो अमन और अमान का गहवारा कहलाता है, जहां से नबी को ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, अमन के पैगाम की सदाएं आती थी, उसको, उसकी शांति को भंग कर देना चाहता है ये पीएफआई। हम सरकार को और कानून को और गोपनीय संगठनों को यहां से बैठ के मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ऑक्टोबस जो ऑपरेशन था उसको बखूबी चलाया और 145 ठिकानों पर इनके छापेमारी की और इन शैतानों को वहां से बाहर निकाला। मैं शैतान कहूंगा उनको जो पीएफआई में मुलव्विस है या जो आतंकवादी किसी भी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। जब हम भारत देश को अपना देश कहते हैं, जब हम हमारे पैगंबर इस देश से ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करते थे और इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर मुझे कहीं पर जाने की ख्वाहिश होगी तो मैं हिंदुस्तान को जाऊंगा। तो उस हिंदुस्तान में ये क्यों आग लगा देना चाहते हैं, ये क्यों शोले भड़का देना चाहते हैं? यहाँ का मुसलमान अशिक्षित है, उसने कुरान शरीफ तो पढ़ा है, ये मैं जानता हूं उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा है, लेकिन वो कुरान का मतलब नहीं समझता। यहाँ के मुल्ले जो इस्लाम का मतलब समझा देते हैं वही यहाँ का मुसलमान समझ लेता है। आजकल सोशल मीडिया पर
हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फरद हमारे साहब, युवाओं बिल्कुल को- आप सही कह रहे हैं फरद साहब, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। आप जैसे जो मुसलमान हैं, समाज में आप भी हैं, और जो दूसरे मुसलमान जो इनको भड़काते हैं, या जो पीएफआई का जो सरगना है, जो पीएफआई का संगठन खड़ा करता है और अपने देश के खिलाफ, अपने देश की अमन और शांति को दीमक की तरह भीतर से भीतर चाटता जा रहा है, इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है। एक जो आप हमारे साथ बात कर रही हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि जिन युवाओं को भड़काया जा रहा है, जिन युवाओं को माइंड वॉश किया जा रहा है, उन्हें आतंक में ढकेला जा रहा है, उन्हें मानव बम बना करके देश के खिलाफ जो है यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है अपने नापाक इरादों के लिए, उनको समझाना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको समझाना, सही रास्ते पे ले जाना। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो शिक्षित नहीं है, मुसलमानों की स्वास्थ्य की जो हालत है वो भी खराब है, सामाजिक तौर पे वो हाशिए पे जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार जो पुरानी पार्टियां, वो सिर्फ मुसलमानों को वोटर मानती थी, इंसान नहीं मानती थी। मैं आपकी बात के जैसे हम लोग अभी अभी ये बात कर रहे हैं, और यहाँ से शायद पीएफआई वाले या कट्टरपंथी आपका चैनल जरूर देख रहे होंगे, और वो सिर्फ ये कह रहे होंगे कि ये काफिर बोल रहा है, इसको पैसे दे के बुलवाया जा रहा है। वो हमारे जज्बे को नहीं समझते। वो हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। हमें भी ये पीएफआई सलील कर रही है। हमारी बात को मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारी बात को लोग समझें। अरे कब तक विरोध करते रहोगे मोदी का, योगी का, हमारे देश के कानून का? अब हमारे देश के कानून को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ तकलीफ आपको गुजरे, लेकिन ये वो ऑपरेशन है जो एक बार हो जाए तो जिस्म से सारे ये नासूर जैसे पीएफआई, सिमी जैसे जो जख्म हैं, ये दूर हो जाएंगे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल फरद साहब, आप सही कह रहे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन जब सिमी को बैन किया गया था, जब सिमी पे इसी तरीके की कार्रवाई हुई थी, तो लोगों को लगा था कि चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी और अब स्थिति जो है और संभल जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। और जो पीएफआई है वो सिमी से कहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान लेकर के, खासतौर पे 2047 का जो प्लान है, जिसको 22 जुलाई 2022 को पुलिस ने और एनआईए ने गिरफ्तार किया था फुलवारी शरीफ से, वो प्लान तो दिल दहलाने वाला है। श्रवण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस तरह की बातों पर अपनी खास समझ रखते हैं। श्रवण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पीएफआई के ठिकानों पर जो ये छापेमारी हो रही है, पीएफआई के लोगों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पीएफआई को खत्म कर देने से समस्या खत्म हो जाएगी, या पीएफआई खत्म होगा तो उसके पैरेलल कोई दूसरा संगठन, कोई प्लान बी जो है? क्योंकि ये जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ऑपरेट यहाँ से नहीं हो रहे हैं, इनको ऑपरेट कहीं बाहर से किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि उन लोगों को भी पता था कि पीएफआई अब खत्म होगा तो कोई दूसरा प्लान पहले से ही तैयार रखा है उन्होंने? नहीं, देखिए इस वक्त मैं केरल में हूँ, और जो यहाँ पे देखिए संगठन है, कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो सरकार है, ये केवल एक टारगेट करके और ईडी और सीबीआई और ऐसे छापेमारी मरवा के संगठन को बैन करवाना चाहती है। क्या वाकई में मैं इस वक्त केरल के एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे लोग है कि यहाँ पे जो ये संगठन को केवल बीजेपी एक एजेंडा बना के इसको बैन कराना चाहती है। कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन है। मैं यहाँ पे जो इस वक्त खड़ा हूँ, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो संगठन है, जो ये कई तरीके से इसको बताया जाता है, लेकिन मैं एक ऐसे बीच में वही बैठा हुआ हूँ कि जहाँ के लोग इतने अच्छे और जो कार्यकर्ता और जो इनके एक्टिविस्ट हैं वो अच्छे, बहुत सारे अच्छे विचार रखते हैं। क्या वाकई में सरकार इसको बैन करके और अपने राजनीतिक एजेंडे को और आगे बढ़ाना चाहती है? तो इसके अच्छे काम क्या है श्रवण पांडे जी? जरा इसके अच्छे काम बताइए। ये प्रधानमंत्री मोदी को मारने की सुपारी देता है, ये जो है दिल्ली दंगा का आरोपी होता है, ये लफ्ज़ जिहाद फैलाता है, ये टेरर फंडिंग करता है, हवाला के जरिए पैसा लाता है, कहता है कि चंदे का पैसा है, और ईडी ने भी इसके सबूत यहाँ पर दिए हैं। और ईडी और एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसके चार्जशीट के जो शब्द आप सुनेंगे वो तो और भी खतरनाक है। तो क्या उनको, आपको लगता है कि ये सामाजिक, अभी भी आप कहते हैं कि ये सामाजिक संगठन है और अच्छे लोग हैं, विचार इनके अच्छे हैं? कौन से अच्छे विचार हैं जिससे आप प्रभावित होकर ये बोल रहे हैं? प्रभावित नहीं, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। मैं इस वक्त केरल में ही हूँ। मैं आंखों से अगर नहीं देखा होता तो टीवी के जरिए दिखाया जाता है, जो पूरी तरीके से एजेंडा दिखाया जाता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ये संगठन है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ आतंकवादी संगठन नहीं है, जो आतंकवादी संगठन के नाम से इसको पूरे देश में तो आतंकवादी संगठन किसको कहते हैं? जरा आपकी परिभाषा मैं सुनूं।
नहीं, हम कहता हूँ वही चीज, अगर कोई भी अपने धर्म का, अगर कोई एक कट्टरपंथ, जैसे बात देखिए आरएसएस भी एक कट्टरपंथ संगठन है, कट्टरपंथ संगठन कोई भी देश के लिए। तो आरएसएस की तुलना आप पीएफआई से करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले तो आरएसएस ने किसको मारने की सुपारी दी थी भाई? आरएसएस ने किस प्रधानमंत्री को मारने की सुपारी दी थी? क्या पीएफआई प्रधानमंत्री को मारने की सुपारी देता है? 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता है। पीएफआई पे दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप हैं, पीएफआई पर हवाला के जरिए पैसा ला करके आतंकी संगठनों को फंड करने के आरोप है। इसके आरोप के जवाब में कोई पीएफआई सामने आकर के जवाब क्यों नहीं देता? सरकार किसके मिनिस्टर, सरकार ईडी और सीबीआई और के जरिए लोगों को छापे, नेताओं के घर पे छापे मरवाने का काम करती है। इसका मतलब सरकार के पास अगर पूरी मशीनरी है तो आप लोगों के संगठन आरएसएस के ऊपर दो नहीं छापा पड़ता है, मोहन भागवत के ऊपर दो नहीं छापा पड़ता है, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि जिनका नाम आप ले रहे हैं वो राष्ट्रभक्त है और देश के लिए काम करते हैं, और जिसके पक्ष में आप बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो है देशद्रोह के आरोप है, और उनके सारे कार्यकर्ता जो है देशद्रोह के आरोप में पकड़े गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मारने की सुपारी देने का आरोप है। 2047 में इस्लामिक स्टेट बनाने का जो दस्तावेज फुलवारी शरीफ से मिला है पीएफआई के कार्यालय से, उस पे आपको कुछ कहना है पांडे जी? मैं अभी केरल में पीएफआई के विधायक, केरल बंद था पीएफआई के द्वारा, वहां से मार्केट बंदी था। मैंने कई कार्यकर्ता से, कई बड़े बड़े नेताओं से उनसे मिले, मुलाकात हुई है, लेकिन बीजेपी केवल एक एजेंट के जरिए उसको प्रोपेगेंडा बना के और जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। मुझे लगता है आपका जवाब मधु मुकुल त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं। अंदर से मुझे लग रहा है इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, आक्रोश भी है इनके चेहरे को देख करके, मैं समझ सकता हूं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, मैंने शुरुआत में जो बात की थी कि सिस्टम में बैठे लोग जो इनके सिंपैथाइजर हैं, जो इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, वो असल विलेन हैं। उनको खत्म करना पहले जरूरी है। केवल पीएफआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर लेने से, जेल में डाल देने भर से समस्या समाप्त नहीं होगी। आप जैसे लोग जो सिस्टम में बैठ करके इनका समर्थन कर रहे हैं, इनके पक्ष में तर्क गढ़ रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। मधु मुकुल जी। मुकेश जी, मानसिक दिवालियापन इसी को कहते हैं, मानसिक दिवालियापन इसी को कहते हैं। जरा इन महाशय से पूछिए कि टेररिज्म है क्या, टेररिज्म की परिभाषा क्या है। मैं भी आपको वीडियो दूंगा। शीजू बकर ओपन कहता है, पब्लिकली कहता है कि इनके पुराणों में जो, मेरी आवाज इको कर रही है, आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ, मुझे ठीक आ रही है, आप बोलते रहिए, मैं ठीक करवाता हूँ, बोलते रहिए, जरा इको ठीक कीजिए जी। सीजो बकर ये कहता है कि इनके पुराणों में जो कैरेक्टर हैं उसी के अनुसार ये एनआईए और सीबीआई, यानी वो धार्मिक भावना भड़काने का काम करता है। फिर सीजू बकर कहता है कि 10 सेकंड में वो पूरे भारत के हिंदुओं को खत्म कर देगा। ये इनका शांति प्रिय है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे मानसिक दिवालियेपन लोगों को आप बैठाते हैं। माननीय केरला हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट, सुओ मोटो कंटेम्प्ट मूव किया। माननीय केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये रेडिकल लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ केरला को डांट लगाई। और इनके मानसिक दिवालियेपन के लिए एक और बता दूं कि हमारे ही देश में एक जगह है दिल्ली, इनसे कहिए जरा पढ़ के आए और ये तब भौकाल मचाएं। वहां एक दिल्ली प्रशासन ने 2 लोगों को मुकदमा किया, इंद्रसेन शर्मा और राजकुमार आर्य के खिलाफ। उन लोगों ने क्या किया था, 26 आयतें दिखा दी थी। प्रोसिक्यूशन हुआ तो मजिस्ट्रेट थे लोहाट ने क्या कहा सुनिएगा। कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति उचित आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें हानिकारक हैं और एक घृणा बढ़ाने की शिक्षा देती हैं, जिससे मुसलमानों और देश के अन्य वर्गों में भेदभाव का बढ़ावा मिलता है। दे शुड बी स्पंजेड। इनके मानसिक दिवालियेपन को यह बता दीजिए कि सिमी को बैन जो किया था वो बीजेपी ने बैन नहीं किया था। बिल्कुल। और सिमी के जो फाउंडर थे 2006 में
जो ई अब्दुल भी था, उन लोगों ने मिलकर के दोबारा इसी सिमी का नाम बदल करके 3 रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। और आश्चर्य होगा कि अभी केरला में बीजेपी के, हालांकि मैं बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं हूं, बीजेपी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कोई अंधा आदमी, आंखों वाला अंधा आदमी मानसिक दिवालियेपन के कारण बहुत सारा प्रलाप करे तो जवाब आवश्यक है। वहां की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने 5 करोड़ 6 लाख का कंपनसेशन का कि उनको ह्रास हुआ है 23 सितंबर में, उनका लॉस हुआ है, और ये शांतिप्रिय लोगों ने तोड़ा है, ये इनके देशभक्त लोगों ने तोड़ा है। वो माननीय केरल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इनके मानसिक दिवालियेपन को जरा बता दीजिए कि थोड़ा सा पढ़ लिया करें। केवल आकर के भोपू लगा करके पक पक करने से कोई आदमी बहुत विद्वान नहीं बन जाता। देखिए, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं, आपके ज्ञान की जरूरत ऐसे लोगों के खिलाफ, ठीक है, देखिए, मूर्खों के खिलाफ आवश्यकता है एक्शन लेने का। जो आप कह रहे हैं ना सिस्टम में, ऐसे ही सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, ऐसे आंख के अंधे नाम नयन एक चीज मैं श्रवण पांडे जी, एक जो एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल किया है, मैं उसकी एक लाइन आपको बताता हूँ। एनआईए की चार्जशीट की एक लाइन है, जवाब दे दीजिएगा। आप केरला में बैठे हुए हैं, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी भी हो, मुझे पता है, और जिन लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं वहां पर हो सकता है मजबूरी हो बोलना आपका। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पीएफआई के जो लोग हैं, पीएफआई के जो नेता हैं, वो मुस्लिम युवाओं के दिमाग में सरकार की नीतियों और योजनाओं के खिलाफ जो है नेगेटिव चीज, उनको गलत तरीके से पेश करके उनके दिमाग में सरकार और नीतियों के खिलाफ जो है जहर घोलते हैं और उनको सरकार के खिलाफ खड़ा करके मानव बम तैयार करते हैं। और दिल्ली दंगा में जो हुआ था, मैं हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सबको मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली दंगे की शुरुआत जो है वो सीएए के खिलाफ जो है प्रदर्शन के साथ में हुई थी, और सीएए को जिस तरीके से नेगेटिव पेंट करके बताया गया था कि इसमें भारत में रहने वाले सारे मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, इस तरीके का प्रावधान है। तो ये जो सरकार के नीति हैं, सरकार की योजनाएं, सरकार के जो कानून हैं, उसको गलत तरीके से पेश करके बताने को श्रवण पांडे जी आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि पीएफआई के लोग जो वहां पर पूरी तरीके से शाहीन बाग में शामिल थे दंगा करवाने में, और चार्जशीट में नाम भी है उनका, क्या आपको लगता है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम युवाओं को देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ भड़का करके आतंकवाद में झोंक रहे हैं? जी, आप तो पहली बात अभी आपने कहा कि आप शायद वहाँ के लोगों के बीच में खुश करने के लिए वो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं है कि आप खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहिए, ये नहीं तो सच है। सच नहीं, चलिए, आप मजबूर नहीं है तो ये आपके विचार है, मैं समझ गया। कुछ समय पहले फाटे जी ने कहा था कि मुस्लिम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग इतने अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, जो लोग हर चीजों पहलुओं को जानते हैं। आखिर देश को तोड़ने का काम कौन किया है? देश को जो मौजूदा सरकार, जो कि उनके कोई पैनलिस्ट नहीं है इस वक्त बैठे हुए, उन्होंने देश में डिस्क्रिमिनेशन करने का काम किया, देश में जाति धर्म मजाक के नाम पे। क्या वाकई में ये जो एनआईए और ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है, ये उनके संगठन को और उनके अच्छे लोगों को कोई नहीं किया जा रहा है, तो भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को। इस देश का युवा पढ़ा लिखा है और वो भ्रमित नहीं है, वो सच को जानता है। देखिए, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो भ्रमित नहीं है, तो वो उनको तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है। और जो फहद साहब बैठे हुए हमारे साथ, उनको तो पीएफआई कुछ नहीं कर सकता, उनका माइंड वॉश नहीं कर सकता। लेकिन जो कम पढ़े लिखे युवा हैं, जिनको मदरसे में आपने जाने को मजबूर किया है, जो मदरसा से पढ़ के आए हैं, उन्हीं का तो इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर कोई मुसलमान पढ़ा लिखा है तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो आतंकवाद नहीं कर सकता है। जो ओसामा बिन लादेन था वो इंजीनियर था, जो टाइगर मेनन था वो सीए था ना, और जितने भी आपके अल जवाहरी था वो डॉक्टर था, तो अफजल गुरु प्रोफेसर था। तो सारे पढ़े लिखे मुसलमान तो आतंकवाद की तरफ ही जाते हैं।
अभी फतेह साहब जो आपके बैठे हुए हैं उन्होंने ही कहा कि इस देश में मुस्लिम युवा कम पढ़े लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो कम पढ़े लिखे मुसलमानों को आतंक की तरफ झोंकते हैं, उनको मानव बम बनाते हैं, खुद ऐशो आराम करते हैं। कश्मीर में, आप कश्मीर में भी तो यही हुआ ना, कश्मीर में भी सारे पढ़े लिखे मुसलमान जो पॉलिटिशियन है माइंडसेट के जरिए लोग शांति फैलाने का काम करती है, और ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है, कोई युवा नहीं झोंक रहा है। सब देश के हित के लिए अपने कार्यों को द्वारा कर रहे हैं। ये कहीं नहीं जाति धर्म और मजहब के नाम पे लड़ाया जा रहा है। चलो फरद साहब जवाब देंगे इसका। फरद साहब मुकेश जी, एक मिनट मुकेश जी, जी, ठीक। जरा इनसे पूछिए कि केरल में पीएफआई के खिलाफ कितने हत्या के, कितने दंगे के, बिल्कुल केरल में कितने हत्या और दंगे के केस हैं? दर्जनों मामले दर्ज हैं, दर्जनों मामले। अकल के अंधे के लोगों को कहिए कि बीच में नहीं बोला जाता, बीच में नहीं बोला जाता। श्रवण जी आप लोग प्लीज आप लोग एक दूसरे के बीच में ना बोले, बीच में ना बोले और मर्यादा का ख्याल करें प्लीज। दोनों को मैं, मधु जी आपको भी कहूंगा। श्रवण जी हाँ, मुकेश जी देखिए, आज आप देखें सबसे ज्यादा दंगे का अगर अभियोग है पीएफआई पर, जितने चाहे यूपी में हुए हों, कर्नाटका में हुए हों, केरला में हुए हों, मैक्सिमम दंगे प्रायोजित, दिल्ली के दंगे, महाराष्ट्र के दंगे प्रायोजित पीएफआई से। बिल्कुल जितने हत्या हुई हैं केरल में, तो मेरी जानकारी में 100 मर्डर केसेस आर गोइंग ऑन अगेंस्ट पीएफआई पीपल, बिल्कुल। और आपको याद होगा अंकित शर्मा आईबी के ऑफिसर को चाकुओं से गोद कर मारा गया, शायद वहां भी पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट वहां पे है। बिल्कुल। सीजू बकर पीएफआई का अधिकारी है। सीजू बकर ओपनली शांति की बात करता है कि 10 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। और सीजू बकर अगर शांति प्रिय है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो आपके हमारे पुराणों का, हमारे आराध्यों का, अभी आप इनके बुखारी की हदीस को बोल दीजिए तो सारे मुसलमान आपको सर तने से जुड़ा कर देंगे। लेकिन आपके पुराणों के विषय में वो बकवास कर रहा है, लेकिन वो शांति प्रिय है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ ऐसे मानसिक दिवालियापन के लोग क्यों हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, अगर आपको पीएफआई को खत्म करना है, सिमी को केवल इन्होंने बैन कर दिया, कुछ नहीं हुआ, पहले इसकी कमर तोड़नी होगी। हमारे देश में जितने भी ये इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको समझाना होगा, उनको अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति लानी होगी। जैसे बड़ा आश्चर्य है, मैं बहुत आज फरहत अली खान को सैल्यूट करूंगा, बहुत बढ़िया बात कही फरहत अली खान जी ने, बहुत बेहतरीन बात कही कि हमारे देश का सारा मुसलमान रेडिकल इस्लाम को नहीं मानता, वो शांति प्रिय है, राष्ट्र को प्यार करता है, राष्ट्र के प्रति उसके अंदर चिंतन है, राष्ट्र को आगे बढ़ने देना चाहता है। देखिए आश्चर्य का बात है, एक है श्रवण कुमार जी जो पीएफआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को श्रवण कुमार पांडे सपोर्ट कर रहे हैं, एक है हमारे फरहत अली खान जी जो इस राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्र के वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, शांति की बात कर रहे हैं। आई सैल्यूट फरहत अली खान। पूरा देश राष्ट्र को सपोर्ट करता है। आखिर आरएसएस और बीजेपी इस देश में एजेंडे को क्यों तैयार करके एजेंडे को इनकी घड़ी लग गई है आरएसएस बीजेपी पर, पीएफआई से हटकर भाई। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, अपने जिस एजेंडे पे चुनाव जीत करके आई है वो एजेंडा पूरा नहीं करेगी तो भाई जनता को क्या मुंह दिखाएगी। फिर चुनाव में जाना है ना भाई, तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसके आधार पे काम कर रही है। आपको परेशानी क्यों हो रही है? जिसका समर्थन आप कर रहे हैं जनता ने उसे रिजेक्ट किया है ना। जो सवाल मधु मुकुल त्रिपाठी जी उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, कि जिन लोगों पे आतंकवाद को फैलाने का, बढ़ाने का आरोप है, उसके पक्ष में आप सीधे तौर पे खड़े होकर के क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं साबित, देखिए मैं सच को बताना चाहता हूँ, ये नहीं आप ईडी सीबीआई के जरिए तो आपके हिसाब से ये छापेमारी हो रही है, जिन आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है, बड़ा सुधरे हुए लोग हैं, इन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। नहीं वही अब आप कहते हैं, मैं कहता हूँ देखिए, अगर कोई भी देश को नफरत के अगर रास्ते पे ले जाता है तो सीबीआई का छापा होना चाहिए। अगर आरएसएस इस देश को तोड़ने का काम करता है तो आरएसएस के ऊपर भी ईडी और सीबीआई का। तो आप ऐसा कीजिए ना, एक केस कर दीजिए, आप जाइए थाने में, एक केस कीजिए, आप बोल रहे हैं आरएसएस के खिलाफ केस कीजिए और उसके बाद कार्रवाई की मांग कीजिए। आप सबूत दीजिए उनको। नहीं आप सबूत दीजिएगा ना भाई, कि आप ऐसे आपके बोलने से हो जाएगा। आप सबूत दीजिए उनको भाई। नहीं आप करवाइए ना, कार्रवाई करवाइए।
आप जाकर के थाने में कंप्लेन करवाइए और सबूत दीजिए। नहीं नहीं, आपके बोलने से केवल नहीं हो जाएगा ना सरवंत जी, मुकेश केवल जी, बोलने से नहीं हो मुकेश जाएगा ना। मुकेश जी, नहीं, एक बार ये फरत सबूत से मैं एक क्या फरत अली करूंगा? साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। फरत साहब बहुत देर से शांत सुन रहे हैं। जी फरत साहब, जवाब देना चाहेंगे सरवण पांडे को? जी 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 जी, मैं किसी को जवाब तो नहीं दे सकता, सब लोग जी। विद्वान हैं, ज्ञानी। जी वक्त में दो चीजों का सख्ती से विरोध कर रहे हैं। जी एक तो मोदी का और दूसरे सुदर्शन। सुदर्शन चैनल का। और सुदर्शन चैनल और मोदी दोनों ये सच्चाई के एक पहलू हैं जो सच का आईना दिखाना चाहते हैं। मैं मोदी जी को इस चीज की मुबारकबाद दूंगा कि जो देश को आजादी मिली वो 2014 से मैं मानता हूं, या लोगों ने भी कहा कि शुरू हुई, वहां पर मुसलमानों को भी एक आजादी मिली कट्टरता से, आतंकवाद से, कि इन्होंने जो हमारे दबे कुचले मुसलमान थे, हम जैसे पढ़े लिखे मुसलमान थे, और ये हमें डरा धमका के हमें भी अपने साथ मुलविस कर लिया करते थे। आज हम आजाद हुए, कानूनन अपनी बात को सुदर्शन चैनल के माध्यम से ही सही लेकिन रखते हैं। जो आका हैं इनके, वो तो ये सही बात है कि आतंकवादी संगठन है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये RSS को इनके बढ़ने की ले वजह ही है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों ने संरक्षण दिया, और इसी की वजह से एक दिन में पीएफआई इतना बड़ा संगठन नहीं हो सकता ना, जब तक उसे कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिले। हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट चाहूंगा मधु मुकुल जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा, उसके बाद सरवण जी से भी आखिरी चाहूंगा। त्रिपाठी जी। देखिए मुकेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम कहीं भी बगैर अध्ययन का चले जाते हैं और कुछ न कुछ ये मान करके कि एक व्यक्ति के खिलाफ में बोलना है। इस समय आवश्यकता है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता। तो हमें चाहिए जितने भी लोग जो रेडिकल चीजों को मानते हों, राष्ट्र के खिलाफ जाते हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी श्रवण कुमार जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि मैं उसका मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं इनसे चाहता हूं ये प्रमाण दें, मैं फ्री ऑफ कास्ट मुकदमा करूंगा। अगर नहीं मिलता, अगर आरएसएस के लोग सुन रहे हैं तो इनके खिलाफ एक एफआईआर कराएं, इनको पता चले कि बगैर एविडेंस का प्रलाप करना होता क्या है। और ऐसे लोग जो ऐसे टेररिज्म को फॉलो करने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हो, आपकी बात सुन करके उन्होंने फोन काट करके वो हमारे बीच से चले गए हैं, प्रोग्राम को छोड़ दिया उन्होंने। फरत साहब, अगर आप कुछ आखिरी में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, हमारे पास बहुत कम 30 सेकंड का समय है। जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और आपने मुझे डिबेट में शरीक किया, मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि ये वो वक्त है जब एक अच्छा हिंदुस्तान बनने के लिए जा रहा है। आओ हम इन पीएफआई या सिमी जैसे संगठनों का साथ ना दे करके आत्मनिर्भर अपना देश बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम यहाँ पर भी हिंदी हैं और सऊदी अरब में भी चले जाते हैं तो हिंदी होते हैं, तब हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है जब वो हमें हिंदू कहते हैं। अगर यहाँ कोई भाई हमें ये कह देता है कि हम हिंदू हैं तो लाजमी सी बात है हम बुरा मान जाते हैं। आज अपने आप को इस्लाम का अनुयायी मानते हुए हमें सबको अपने आप को भारतीय समझना है और भारत के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना है, आखिरी खून के खतरे तक। चाहे पीएफआई हो, अलकायदा हो, वो हमें जान से मरवा दे, हमारा तन सर से जुदा कर दें, लेकिन अपने भारत देश में मेरे एक एक खून के खतरे की बूंद गिरे और मैं यहाँ का एक सच्चा और एक अच्छा नागरिक कहलाऊं, यही मेरा धर्म कहता है, यही मेरा इस्लाम कहता है, यही मेरा समाज कहता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको जो भी मुस्लिम दर्शक हमारे सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि उनको सुन करके, समझ करके और सीखना चाहिए कि असल में भारतीय होना क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है। और अगर आपको भारत में रहना होगा, जिस किसी भी देश में आप रहते हैं, उस देश का सम्मान करना आपका पहला फर्ज बनता है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए फरत साहब आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, सरवण पांडे हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन आपका भी धन्यवाद, आप जुड़े और हमारे साथ और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन
पीएफआई पे जो बात चली है और जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, पीएफआई को खत्म करने, उसे सत्यानाश करने की स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, उस पर अमल भी किया जा रहा है, लेकिन इसका खात्मा असल में तब होगा जब सिस्टम में बैठे लोग भी पकड़े जाएंगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन्हें इससे अलग किया जाएगा। नहीं तो आज आप पीएफआई को खत्म कर देंगे, कल कोई दूसरे संगठन के रूप में यही लोग फिर से खड़े हो जाएंगे। इसलिए जरूरत यह है कि उसके जड़ पे अटैक किया जाए। जो यहां पर बैठ करके, सिस्टम में बैठ करके पीएफआई जैसे संगठनों को और उसके समर्थन देने वाले आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उन लोगों को पकड़ के जेल में डालना होगा, उनकी पहचान करनी होगी और उन्हें सजा देनी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।